गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई लास्ट जो हमारा वीडियो था वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक अंतर्जात और बहिर्जात बलों पर था। क्लियर है? इसमें हमने एंडोजेनिक फोर्सेस की बात की थी। एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में फोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना, और उनकी वजह से जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है और वो जो मूवमेंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारे लैंड सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है? जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, वैली हो गया, ठीक है, ये सारी रिफ्ट वैली, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। तो आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस और उसके जो फैक्टर हैं, ठीक है, और उन प्रोसीजर्स पे जिसकी वजह से ये सारे काम होते हैं, यानी हमारे लैंड सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स हैं, ओके, उनका क्या हो रहा है। या तो बेसिकली इस वाले सेक्शन में क्या होते हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनका मेन मेजर काम क्या होता है, जो क्रस्ट की सरफेस है वहां पे इरोजन करना, तोड़फोड़ करना, ठीक है। जैसे हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें, वो एक तरीके से क्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है ना, यानी हम कहें लैंड फॉर्म्स बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। वहां पे माउंटेन्स और आपका प्लेट्यूज, इस तरीके के कॉन्टिनेंट्स, ओके, इस तरीके के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम मैक्सिमम जो देखेंगे उसमें ऐसे बड़े लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, वो बड़े हाई लैंड जो है, उनका ये एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके क्या होते हैं, वो लो लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे कोई बड़ा माउंटेन है, वो धीरे धीरे इन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं उनके इफेक्ट में आके क्या होते हैं, उनकी हाइट घटती चली जाती है, इरोजन होता जाता है, ठीक, और वो लो हाइटेड और इरोडेड हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें अरावली रेंज का। अरावली एक तरीके के ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओके, एंड फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है ये इंडिया में। और वर्ल्ड में बात करें, सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स में से एक है, ये हुआ अपलेशियन हुआ, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इनका क्या हुआ, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्होंने वेदर जो फिनोमेना है, इसके एक्सटर्नल फोर्सेस को जब झेला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका डिग्रेडेशन हुआ। डिग्रेडेशन होने की वजह से इनमें काफी टूट फूट हुई। आज इनकी हाइट घट के ऑन एन एवरेज लगभग 1200-1500 मीटर पे ही रह गई, ठीक। तो ऐसे ही हमको इस टॉपिक में देखना है कि किस तरीके से लैंडफॉर्म्स यहाँ पे एक तरीके से क्या है उसको, कि डिफॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, यानी जो पहले हाईलैंड थे अब वो लोलैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो लोलैंड है जैसे कि कोई वैली है वहां पे डिपोजिशन हो गया तो वो हाईलैंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। इस टॉपिक का नाम क्या है भाई आपका, बहिर्जात बल। बहिर्जात बल, क्लियर है? ओके, इसको कहते हैं हम लोग एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक प्रोसेस, ठीक। तो बहिर्जात बलों को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो इसको कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो पहली चीज है उसको कहते हैं हम लोग डेन्यूडेशन। इनको क्या कहा जाता है, डेन्यूडेशन, ओके। हिंदी में कहते हैं इसको अनाच्छादन, अनाच्छादन, ठीक। तो अनाच्छादन क्या होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे लैंड सरफेस पे, ठीक है, हमारे लैंड सरफेस पे जो ओरिजिनल रॉक्स होती हैं, ओके, यानी जो मूल चट्टाने हैं वो क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं, या फिर वो लैंड सरफेस पे इरोजन के बाद क्या होती हैं, राइज कर जा रही हैं, दिख रही हैं, मतलब लैंड सरफेस पे सामने आ गई, उसके ऊपर जो लेयर थी वो हट गई, और हटने के बाद अब वो जो ओरिजिनल रॉक्स है वो लैंड सरफेस पर सामने आ जाती हैं, और उनका क्या होता है, अब जो वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस है अनाच्छादन, यानी उसके ऊपर से कवर हटना, अनवील होना उस रॉक का, और फिर अगेन किस में आ जाना, एक्सोजेनिक प्रोसेस में आ जाना, ठीक है ना, इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आ जाना, यही प्रक्रिया आपका क्या कहला रहा है, डेन्यूडेशन कहला रहा है, ठीक है ना। तो अनाच्छादन को बेसिकली हम लोग यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो सबसे नंबर 1 पहले इसका जो पोर्शन आता है वो है आपका वेदरिंग। क्लियर? वेदरिंग का मतलब क्या है, इसको कहते हैं हम लोग अपक्षय, इसका हिंदी में
अर्थ होता है अपक्षय। ओके, वेदरिंग। अभी हम सारे टर्म्स को एक एक साथ देखेंगे। वेदरिंग के बाद जो अगला टर्म है वो है भाई आपका इरोजन, इरोजन या अपर्दन। तो ठीक है, आगे चले। अब इरोजन होता है, इरोजन के बाद क्या होगा, उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं। अच्छा, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं हम लोग एक साथ ही। इरोजन जो कर रहे हैं एजेंट, वही उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कर देते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में ऐड ऑन कर लीजिए। और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो नेक्स्ट और फाइनल स्टेज है दैट इज डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्लियर भाई? चलिए, तो ये तीन प्रोसेस हैं। अब देखिए ये सारे प्रोसेस कहां पे हो रहे हैं, हमारे लैंड सरफेस के बाहर हो रहे हैं। यानी कि इसके लिए जो मेन और हमारे जो लैंड सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर की बात करें, ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहां पे जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो क्या है भाई, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर में जो भी ये सारे फोर्सेस हैं, जैसे विंड हुआ, रेन हुआ, इन सब के पीछे एक जो प्राइमरी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सनलाइट। क्लियर है? ये सनलाइट जो है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहे हैं, विंड्स फ्लो हो रहे हैं, राइज होती है विंड्स, और वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें, ह्यूमिडिटी, ये सब किससे, वही सनलाइट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो सनलाइट है। अब इसकी वजह से जो हमारे वेदर फिनोमेना है वही एक एक्सटर्नल एजेंट के रूप में काम करते हैं। किनके ऊपर? मान लो हमारे अर्थ के सरफेस पे कोई ये रॉक है, ये रॉक है। अब इस पे वही लोग काम करते हैं और इस ओरिजिनल रॉक को क्या करेंगे, अब वो लोग इनके अलग अलग जो फैक्टर हैं वो इस पे अटैक करते हैं, इस चट्टान पर। ठीक है, और इस चट्टान को धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, वीक करते जाते हैं। तो ये जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस में डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, यानी प्राइमरी जो स्टेज है, पहला चरण जो है, उसमें क्या होता है भाई, उसका अपक्षय होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग। मान लो यहां पे कोई रॉक है, ठीक है, अब उस पे क्या हुआ, जो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल की बात करें अगर हम लोग, देखिए वेदरिंग को हम लोग तीन पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे। पहले हम वेदरिंग का मतलब समझ ले क्या है। तो अब क्या करते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, विंड हुआ, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, केमिकल हुआ, ये सारी चीजें इस पे अटैक कर रही। अटैक करने की वजह से क्या हो रहा है, इस रॉक में जो इसका कंपोजिशन है, इसके अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है, मिनरल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं पे फिजिकल फोर्सेस काम कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्सेस जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जब इस रॉक पे हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, तो इसकी वजह से ये जो सॉलिड रॉक था अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। क्लियर है? ओके, और कमजोर होने के बाद उन्हीं फोर्सेस के कारण क्या होता है, देन ये स्प्लिट हो जाता है। ओके, दो पार्ट में टूट के अलग हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उसमें और अटैक होंगे उसी पे ही, यही एक्सटर्नल एजेंट के कारण। और क्या करते हैं वो, उनके अदर पार्ट्स को तोड़ते हैं, तोड़ के वहां से दूर ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहीं पे ले जाके उनको डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है। तो जिसमें पहला स्टेज क्या है आपका भाई, वेदरिंग या अपक्षय। क्लियर है? ओके, अब वेदरिंग को हम लोग, वेदरिंग का सिंपल सा मीनिंग है भाई किसी भी रॉक का वीक होना। ठीक है, अब वो वीक कैसे हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं उसको। अच्छा, वेदरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों चीजों में ध्यान रखिएगा। जो वेदरिंग है, वेदरिंग और इरोजन में एक छोटा सा अंतर यही होता है कि वेदरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये चट्टान है, यहां पर अर्थ के सरफेस पर है, मान लो कोई बड़ा पत्थर है कहीं पर है रखा हुआ। अब साल दर साल, मतलब 10 साल, 5 साल, 100 साल, जितना भी उसको टाइम लगा, वो वीक होता गया। ठीक है, वीक होने के बाद उसमें क्रैक्स पड़ गई, वो छोटे छोटे यही टुकड़ों में बटने लगा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो अपने इसी मूल स्थान पर ही है और अपने प्राइमरी पोजीशन पर ही है, उसने अपनी लोकेशन चेंज नहीं, यानी जो उसके पार्ट्स हैं, जो सेडिमेंट है, अभी वो उसी पोजीशन पर है, वहीं पे धीरे धीरे वेदर्ड हो रहे हैं, अपक्षयित हो रहे हैं, और अभी उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, यानी अपनी जगह को नहीं छोड़े हैं। तो ये प्रोसेस जो है उसमें बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो भी मटेरियल होते हैं, वेदर्ड मटेरियल, यानी उनके टूट फूट किए हुए मटेरियल, इनके छोटे
खंड टुकड़े ये सभी उसी चट्टान के पास ही रहते हैं, उसी चट्टान पर ही रहेंगे, वहां से अलग नहीं होंगे। तब तक अलग नहीं होंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस उसको उस चट्टान से तोड़ के बाहर की तरफ ना ले जाए, ठीक है। और जब यही प्रक्रिया, जब कोई यही एक्सटर्नल एजेंट जस्ट लाइक एज विंड हो गया, ठीक है ना, रेन वाटर हो गया या रिवर वाटर हो गया या सी वेव्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, इन चट्टानों से टकरा रहे हैं और उन टुकड़ों को अपने साथ बहाकर, ठीक है, इससे चट्टान से अलग करके अपने साथ बहाकर आगे ले जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहला रहा है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहां पे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सभी मटेरियल अपने ही पोजीशन पर बने रहते हुए वीक होते जा रहे हैं। ओके, तो वेदरिंग को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट चलते हैं, अपक्षय। वेदरिंग को अपक्षय कहते हैं। ओके, अच्छा, वेदरिंग और वेदर ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, वेदरिंग और वेदर, ठीक। तो एक को तो हम लोग क्या कह देंगे भाई, मौसम, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका अपक्षय, ठीक। तो थोड़ा सा स्पेलिंग का ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें डेफिनेशन पूरी चेंज है, मतलब वो पूरा चेंज है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेदर और वेदरिंग ये दोनों टर्म्स है। तो यहां पे वेदरिंग को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। ओके, नंबर फर्स्ट, पहला है जो इसका टाइप, उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल, ठीक है भाई। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं भौतिक या यांत्रिक, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। ये पहला पार्ट है, वेदरिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है आपका भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक का मतलब क्या है, यानी कि जब कोई चट्टान अगर वो टूट फूट हो रही है, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रही है वो चट्टान, तो उसमें जो प्राइमरी एनर्जी है वो कौन सी है, वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है ना। वहां पे भौतिक और यांत्रिक एनर्जी जो ऊर्जा है वो काम करती है। कौन कौन सी ऐसी ऊर्जा है, तो अगर हम देखें जैसे जो भी हम लोग फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जो भी छोटे मोटे ये बल हैं उनको पढ़ते हैं, वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे जो वेदर में, हमारे क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें घर्षण हो गया, फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, और कौन कौन से फोर्स होते हैं, दबाव हो गया, कंप्रेशन फोर्स, तनाव बल हो गए, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से ये जो यांत्रिक, इनको क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स। तो ये जो मैकेनिकल फोर्स हैं, ये फिजिकल फोर्स है, जब इन चट्टानों पे अप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं, इनको धीरे धीरे कमजोर करते हैं, वीक करते जाते हैं, ठीक है। और यही वीकेंड की इनकी प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, आपकी फिजिकल वेदरिंग कहलाते हैं। फिजिकल क्यों, मैकेनिकल क्यों, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी ने काम किया है, ठीक है, इसमें केमिकल नहीं, मैकेनिकल। ओके, जब यहीं पे कोई रसायन, केमिकल, इस तरीके के एलिमेंट्स मेन रोल प्ले करते हैं तो उसको हम लोग केमिकल वेदरिंग कह देंगे। क्लियर। तो यहां पे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग आपका ये हो जाएगा। क्लियर। ओके, इसमें मैं फोर्सेस के नाम लिख दे रहा हूं कुछ, दाब हो गया, ताप हो गया, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, घर्षण हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, तनाव हो गया। ओके, तो ये कुछ मेजर फोर्सेस हैं, ठीक। तो ये था आपका फिजिकल वेदरिंग। इसके मैं एग्जांपल लेके चलता हूं साथ ही साथ। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, जैसे फ्रॉस्ट एक्शन। ओके, इसको हम लोग कहते हैं तुषार क्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये, तुषार क्रिया क्या है। ओके, तुषार, ठीक। फ्रॉस्ट एक्शन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे इसको समझिए, ये मान लो कोई रॉक है, ठीक है भाई, और इसमें कोई एक क्रैक पड़ी हुई है, ये पतला सा मैंने बना दिया इसमें क्रैक, ठीक। अब इस क्रैक के अंदर कोई ऐसे एरिया में ये चट्टान है जहां पे क्या हो रहा है, एक तरीके से कहें
वहां पे वाटर फ्रीज हो रहा है, फिर मेल्ट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, मेल्ट। यानी दिन के टाइम में जब टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो जो फ्रीज्ड वाटर था, जो आइस था हमारा, वो मेल्ट हो गया। और नाइट के समय अगेन से वो मेल्टेड वाटर जो था आपका, मेल्टेड आइस, वो अगेन से फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्टिन्यू इसके मेल्ट और फ्रीज होने की प्रोसेस होती है, क्या चीज, ये कॉन्टिन्यू अल्टरनेटिंगली इसके मेल्ट और फ्रीज होने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज फ्रॉस्ट एक्शन या तुषार क्रिया कहते हैं। क्लियर है। जब ये तुषार दिन के समय में, डे टाइम में, इधर देखिएगा ध्यान से, डे टाइम में ये मान लो कोई रॉक है और ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई है, इसके बीच में कोई दरार है, ठीक है। उन दरार के अंदर क्या भर गया भाई, पानी भर गया। ओके, ये वाटर फिल्ड हो गया इसमें। अब रात के समय में क्या हो रहा है, रात के समय में जब टेम्परेचर डाउन होता है उस एरिया में, जैसे हम किसी भी पोलर रीजन की बात कर लें, ठीक है ना, ऐसे कोल्ड रीजन की बात कर लें, या फिर हम किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया की बात कर लें, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट वाला, ओके। तो उन सब एरिया में जनरली ये रात में टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, दिन के समय में, डे टाइम में क्या हुआ, उसमें वाटर फिल हो गया। ओके, अब रात के समय में जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, गिरता है, तो ये जो वाटर है ये फ्रीज होना शुरू होता है। अब जब ये फ्रीज होएगा तो भाई अपना एरिया ये थोड़ा सा बढ़ाएगा, जमता है, जब बर्फ पानी जो है वो जमेगा तो ये क्या करता है, सॉलिड, अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में था, अब ये सॉलिड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो इन दरारों पे क्या लगाएगा, इनकी दीवालों पर वो फोर्स लगाएगा, एक इस तरफ लगाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, अपने को फैलने के लिए वो जगह ढूंढेगा और फोर्स लगाएगा दोनों ही क्रैक्स की दोनों ही साइड वॉल पर, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कॉन्टिन्यू, एक दिन में तो ये एक दिन का काम है नहीं, ये रेगुलर डेली का काम होगा। ओके, तो जब ये कॉन्टिन्यू फोर्सेस जो है, प्रेशर जो है, ये जब इस रॉक की क्रैक में कॉन्टिन्यू लगता है तो उससे ये क्रैक्स जो है वो क्या हो जाती है भाई, काफी चौड़ी हो जाती है। और फाइनली ये क्रैक्स क्या कर देता है, सॉरी, ये जो फ्रॉस्ट एक्शन है ये क्या कर देगा, ये फोर्सेस इसको दोनों रॉक्स की, ये दोनों पार्ट है, इसको ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, दो खंडों में तोड़ के अलग कर देते हैं। क्लियर है। ओके, तो यही क्रिया, यानी इसमें वाटर देन वो फ्रीज हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ, और इसकी वजह से जो फोर्स एप्लीकेबल हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ये रॉक्स जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, टूट गया। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं तुषार क्रिया। इट इज अ मैकेनिकल फोर्स, बिकॉज यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स, दबाव बल जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ टेम्परेचर जैसे जो फैक्टर है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर घटना, जिसकी वजह से फ्रॉस्टिंग होना, और दैट फाइनली क्या हो जाता है, वो जो रॉक है, ओरिजिनल रॉक है, वेदर्ड होके, धीरे धीरे कमजोर होके दो पार्ट्स में टूट के अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो एक तो था मैकेनिकल एनर्जी का ये एग्जाम्पल, दैट इज फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं साथी। देखिए, मान लो कोई रॉक है, ओके, उसके अंदर कोई क्रैक्स हैं ऐसे, या फिर क्रैक्स ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट अ सेकंड। अब क्या हो रहा है, आपको पता होगा क्या चीज, कि जब तापमान बढ़ता है किसी वस्तु का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा भाई, उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होता है, चाहे हम मेटल की बात कर लें, लोहा हुआ, अदर मेटल कुछ भी, ओके, या फिर हम इन रॉक्स की बात कर लें। आप लोगों ने देखा होगा जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं ना, पटरियां, उनके बीच में कंटिन्यू जब ट्रैक इस तरीके से बने होते हैं, बीच में थोड़ी सी गैप रहती है दो पटरियों के बीच में, मतलब कि एक ही उस पर लाइन पर अलग अलग जब ये इनको जॉइंट किया जाता है तो वहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। वो गैप क्यों छोड़ा जाता है, इसीलिए क्योंकि जब वो टेम्परेचर, गर्मियों के समय में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, तो उससे क्या होगा भाई, थर्मल एक्सपेंशन होगा, उनका प्रसार होगा। अब पता चला बीच में गैप छोड़ा ही नहीं गया है। क्लियर। तो ये क्या होगा, अब कंप्रेशन, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो क्या होंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी पटरियां, ठीक है ना। तो सीधी ना रह के कैसी, इस तरीके से, क्योंकि अब उनका एक्सपेंशन हो गया, लंबाई उनकी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो अब वो अपने को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से मुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया चट्टानों में होती है। चट्टानों में क्या होता है,
कि जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पे ये धीरे धीरे फैल जाती हैं, ठीक है। हमने देखा था अर्थ के इंटीरियर में भी इसी तरीके के काम होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इतना होता है कि वो मेल्ट तक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये रॉक्स, अब यहाँ पे टेम्परेचर मान लो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तापमान बढ़ा दिन के समय में, और दिन के समय में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये क्या होती है, फैलना शुरू करती है। इनमें एक्सपेंशन होता है, प्रसरण होता है, प्रसरण, ठीक है ना, या फैलाव कह सकते हैं हम लोग। अब डे टाइम में तो ये प्रक्रिया हुई कि ये फैल गई। अब नाइट के टाइम में क्या होगा, नाइट के टाइम में जैसे हम किसी ऐसे डेजर्ट एरिया की बात करें, दिन के समय में टेम्परेचर काफी हाई रहता है, रात के समय में उतना ही लो हो जाता है, ठीक है ना। बिकॉज सैंड क्या करता है भाई, इसका एल्बिडो बहुत क्या है, रिफ्लेक्शन जो है हाई है, ओके, एब्जॉर्ब ज्यादा कर नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन ज्यादा, तो रात के समय में ये तेजी से जल्दी से ठंडा हो जाता है लैंड सरफेस, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ रैपिडली गिरता है रात के समय में। अब ऐसे सिचुएशन में दिन के समय में टेम्परेचर हाई, नाइट के समय में टेम्परेचर लो। अब नाइट में जब लो होता है तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने पे फैलता है वो चट्टान या मटेरियल, और टेम्परेचर कम होने पे संकुचित होता है, यानी सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पे। तो जब कॉन्टिन्यू उसका एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसका प्रसरण एवं संकुचन होगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, ठीक है। यह प्रक्रिया जब लगातार होएगी तो उससे क्या होता है भाई कि इसमें क्रैक्स बन जाते हैं वेरियस, ठीक है, ओके। तो इस तरीके के जो क्रैक्स होते हैं धीरे धीरे, अब इसको क्या करेंगे, यही फैलने और सिकुड़ने की क्रिया इसके अंदर क्रैक्स डेवलप कर देती, और जब ये प्रक्रिया साल दर साल चलती रहती है तो धीरे धीरे ये जो रॉक है क्या होता है, इन्हीं क्रैक्स के मार्जिन पर टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। दैट इज वेदरिंग, ओके, दैट इज वेदरिंग, अपक्षय, ओके। और इसमें फोर्स काम क्या कर रहा है, टेम्परेचर, और जिसकी वजह से प्रसरण और संकुचन हो रहा है, ठीक है ना, कंप्रेशन और टेंशन, ये कॉन्टिन्यू इस पे एक्सर्ट हो रहे हैं प्रेशर, जिसकी वजह से ये सब रिजल्ट देखने को मिले हमको, ठीक। तो ये प्रक्रियाएं भैया क्या कहलाती हैं आपकी, अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग कहलाती है। क्लियर है ये दोनों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर सेकंड पार्ट पर। पहला था, देखिए वेदरिंग में हम लोग देखें बैक, वेदरिंग में इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है आपका फिजिकल, जिसको अभी हमने देखा, फिजिकल, या इसको कहते हैं हम लोग भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, ठीक है। दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, इसको कहते हैं हम लोग रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, ठीक है, केमिकल वेदरिंग। एंड जो थर्ड वन इज, ये है आपका जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय, ओके, ठीक है। बायोलॉजिकल आपके जो वेदरिंग होती है वो, यानी इसमें जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरीके के चीज जो है वो काम करते हैं। चलिए, तो पहले हम आ रहे हैं केमिकल वेदरिंग पर, अपने नंबर सेकंड पार्ट पर, ठीक है भाई, ओके। रासायनिक अपक्षय, अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, ठीक। चलो, अब यहां पे ये जो केमिकल वेदरिंग है, इसका नाम ही इसलिए पड़ा है बिकॉज जो वेदरिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी रॉक्स को जो वीक कर रहे हैं, रॉक्स को जो ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, ये जो फोर्सेस हैं, यहां पे कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं, बल्कि कौन, ये केमिकल जो मटेरियल हैं, एलिमेंट्स हैं, ये काम कर रहे हैं उन रॉक्स को क्या करने का, वीक करने का काम कर रहे हैं, वेदर्ड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, अब ये जो प्रोसेस है आपका रासायनिक अपक्षय, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ये देखने को इसमें मिल सकता है। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन देखने को मिल सकता है, कार्बनीकरण कह सकते हैं इसको हम लोग, कार्बोनेटीकरण, ओके। एंड इसके अलावा हम लोग और भी कुछ इसमें हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी जल योजक कह सकते हैं इसको हम लोग, जल योजक, हाइड्रेशन, ओके, ठीक।
तो ऐसे कुछ प्रक्रियाएं आपको बेसिकली केमिकल इरोजन में, केमिकल वेदरिंग में सॉरी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो क्या कर रही हैं ये रिएक्शन, ये जो नाम लिखे हैं ये रिएक्शन क्या करते हैं उन चट्टानों पे जब लागू होते हैं तो उनको क्या करते हैं भाई, वेदर्ड कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं, धीरे धीरे वो इनके इन्फ्लुएंस में आके कमजोर होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वेदरिंग होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मान लो ये रॉक है, ठीक है, ओके, इसके अंदर मान लो आपका लौह धातु मौजूद है। ठीक है, फेरस एलिमेंट जो आयरन और इन सबके जो तत्व है वो अवेलेबल है इसमें। क्लियर? अब आपको पता होगा जो आयरन है वो एटमॉस्फेयर से नमी लेके एब्जॉर्ब करके आयरन ऑक्साइड रस्टिंग करता है। ठीक है, यानी जंग जिसे कहते हैं हम लोग। अब ये रस्टिंग जो है लोहे को क्या करता है, वीक करता है। तो इसके अंदर जो भी ये आयरन कंटेंट है वो वेदर्ड होने शुरू होंगे, वीक होने शुरू होंगे। ठीक है ना, वो मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, तो जो मॉइस्चर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके कांटेक्ट में आके इसके अंदर के जो मिनरल्स होते हैं वो रासायनिक क्रिया करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब उस रासायनिक क्रिया की वजह से क्या होता है, उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो कमजोर पड़ते हैं, वीक पड़ते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो जो रॉक्स है वो धीरे धीरे टूट के अलग होने लगती है, वेदर्ड हो गई है फिर वो टूट के अलग होने लगती है। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो आपका रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, जहां पे आयरन कन्वर्ट हो जा रहा है आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रियाएं आपकी क्या कहला रही है भाई, रासायनिक वेदरिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक वेदरिंग कहेंगे। क्लियर? ओके, कुछ और एग्जाम्पल देख लें। जैसे रासायनिक वेदरिंग का, रासायनिक अपक्षय का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा सा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एक ध्यान से देखिएगा इसको। एक रीजन है, मान लीजिए कोई चूना पत्थर की चट्टाने हैं। ठीक है, उस पूरे एरिया में चूना पत्थर की चट्टानें फैली हुई है। अब उस एरिया से मान लो रेन वाटर या रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या करता है, ये जो रेन वाटर है या रिवर वाटर है वहां पर जब आता है, पहुंचता है, तो उस चूना पत्थर में जो मौजूद लाइम है, चूना है, चूना घुलनशील होता है जल में, तो क्या हुआ भाई, वो पानी के साथ घुल गया। ठीक है, और घुलने के बाद वो या तो उन पोर्स में नीचे चला जा रहा है या फिर बह के आगे मूव कर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बन जाते हैं, वो पूरा एरिया जहां जहां चूना पत्थर की चट्टानें थी, आप देखेंगे वहां पर चूना तो पूरा घुल के निकल गया। अब वहां पे अपलैंड हाईलैंड जैसे ऐसे अनइवन सरफेस, लैंड सरफेस बन जाता है। ठीक है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे उबड़ खाबड़ जमीन है। ठीक है, इस तरीके से लैंड सरफेस बन जाता है। ऐसे लैंड सरफेस को हम लोगों ने एक नाम दिया है, दैट इज नोन एज कास्ट रीजन। मैं उसको आपको दिखा दूं, कास्ट रीजन होते कैसे हैं। वेट, देखिएगा, ये लैंड सरफेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन सा, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे इसी को ले लेता हूं मैं, इसको ध्यान से देखिए। ये पूरा कभी फील्ड था, हाँ, ये पूरा जो है रॉक्स थे, कभी इस तरीके से फैले हुए थे भाई। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ, रेन वाटर या रिवर वाटर जो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ, अब उसने क्या किया कि इस रॉक्स में, ये पूरी प्लेन सरफेस थी कभी, ठीक, इसके ऊपर पड़ा, इसके अंदर जहां जहां उसको लाइम चूना मिला उसको घोल के क्या किया, उसने बहा दिया, स्प्रेड आउट कर दिया यहां से। ओके, और बाहर की तरफ उसको भेज दिया या फिर उसको नीचे पोर्स में अंदर ग्राउंड वाटर में भेज दिया। ठीक है, अब यहां पर देखें जरा, अब ये जो है आपके बाकी रॉकी मटेरियल्स जो हैं उसके एलिमेंट्स हैं, चट्टान में और भी मटेरियल्स थे, मिनरल्स थे, वो बाकी यहाँ पे बचे रह गए और चूना सारा घुल के क्या हो गया, इससे अलग हो गया। तो इस तरीके के जो लैंड सरफेस हैं आपके, आप देख रहे होंगे यहाँ पे उबड़ खाबड़ कितना है। ठीक है, ऐसे जो रीजन होते हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग, कास्ट रीजन कहते हैं। दिस इज कास्ट रीजन। ओके,
तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं कास्ट। ये ऐसे एरिया में मिलेंगे जहां पे चूना पत्थर जैसी चट्टानें, डोलोमाइट, ये सब मौजूद हो। क्लियर है? ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। मेन फैक्टर क्या है इसमें? चूना पत्थर। अब चूना पत्थर के अंदर मौजूद जो चूना है, लाइम है, वो क्या कर रहा है? वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो पूरी रॉक्स है वो वेदर्ड हो गई, इरोड हो गई, और इसमें ऐसे गहरे गहरे खड्डे बन गए, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होगा, कास्ट रीजन जो है वो केमिकल वेदरिंग का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? ओके, इसी में अगर हम बात करें, थोड़ा सा बैक चलें, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा, एक मिनट। हाँ, इसको ले लेते हैं। इस फिगर को जरा ध्यान से देखो। ये है हमारे अर्थ, जो लैंड सरफेस है उसके नीचे का पार्ट, भूमिगत एरिया है, ये हमारे भूमि के नीचे का हिस्सा है। यहां पे आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी, दिख रही है? ओके, कुछ यहाँ पे हो सकता है लेक हो, छोटी लेक भी बन जाती है ऐसे। अब ये कैसे रीजन है? ये वही रीजन है जहां पर इस तरीके के कास्ट या चूना पत्थर पाए जाते थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि भाई ये जो इधर एरिया दिख रहा है आपको, होल, ठीक है ना, इस तरीके के वहां पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? उस एरिया पे, उस जगह पे जो चूना था वो पूरा घुल गया पानी में, तो वहां पे क्या बन गया? एक गड्ढा बन गया। और वो गड्ढा क्या बना दिया उसने? नीचे की ओर एक इस तरीके से सुरंग तक उसको कनेक्टिविटी दे दी। नीचे जो ग्राउंड वाटर था इसका, उसने भी क्या किया? यहाँ पे मौजूद चूना को, जहां जहां चूना था उसको पूरा घोल के आगे बहा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे हमारे ग्राउंड के नीचे क्या बन जाते हैं? सुरंग या गुफा टाइप की ऐसी केव्स बन जाती है, ठीक है। ये केव्स, उसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओपन है। कई जगह क्या होता है, जैसे चाइना वगैरह की बात करें तो वहां पे जब इस तरीके से ऊपर रेन वाटर होता है भाई, नीचे पानी जमा हो जाता है इकट्ठा, छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका लोग इस तरीके भी टूरिज्म पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं हम लोग आगे, इधर आइए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए आपको दो तीन फिगर्स दिख रहे होंगे। ये जो है, एक तो है भाई यहाँ से उठा हुआ हिस्सा, ये ध्यान से देखिए इसको, इस जगह ये दिख रहे हैं आपको, ये उठे हुए, ठीक है। और कुछ एरिया दिख रहे हैं, ये आपको छोटे छोटे बहुत सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। इधर वेरियस पूरा फैला हुआ है, यहां पे देखिए ऐसे। तो ये जो है क्या? ये वही चूना पत्थर से घुले हुए चूना है, जो कि ऊपर सरफेस, हमारे जो लैंड सरफेस पे थे उससे छन कर, रिस रिस कर पानी में घुले हुए थे, रिस रिस कर नीचे जा रहे थे, और कंटिन्यू गिरते गिरते क्या हुआ? यहाँ पे धीरे धीरे ये जमने लगे, ठीक है। वाटर इवेपोरेट हो जाता है, बाकी जो चूना है वो बचा रह गया, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका जमने लगता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह ये कंटिन्यू इतना जम जाता है, एक पिलर शेप बना लेता है। कुछ कुछ जगह इस तरीके से छत, उसकी जो रूफ है उससे लटका हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे जमीन से ये खड़ा हुआ मिलेगा, बीच का हिस्सा गायब हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो एरिया होते हैं, ऐसे जो ये क्या कह सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग अलग अलग नाम से भी डिफाइन करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट नाम है ये। जो ये रूफ से, सीलिंग से इसके लटके हुए पोर्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? दैट इज कॉल्ड स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट, ओके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। और जो ये लैंड, यानी इसके सरफेस से जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट, ओके। क्लियर? ओके। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट इसी तरीके की कुछ आकृतियां हैं, भू आकृतियां, जो हमारे अंडरग्राउंड केव्स में पाई जाती हैं, पहली चीज। और ये उन एरिया में पाई जाती हैं जहां पे चूना पत्थर जैसी चट्टानें मौजूद हो या कास्ट रीजन हो, ठीक है। तो ऐसे एरिया में आपको इस तरीके के लैंडफॉर्म, आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो सड़कें होती हैं, ठीक है, और सड़कें जब बनी थी, ठीक है, एकदम अच्छी सड़क है, और नीचे से कहीं से पूरा एक गोल इस तरीके से डिप्रेशन में ऐसे सड़क है, और बीच में एक गोल सा गड्ढा बन गया, वो पूरा नीचे ही धंस गया,
ठीक है, बीच से गायब ही होगी वो सड़क, नीचे धंस गई। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है? यही केमिकल रिएक्शन वहां पे काम कर रहे हैं। अगर वहां पे उसके नीचे चूना पत्थर मौजूद था, अब सड़क बनाने वालों ने उसका जो नीचे की रॉक्स है उनका इंस्पेक्शन नहीं किया, पता नहीं किया भाई चूना पत्थर है कौन सा पत्थर है। अब चलो ठीक है, उन्होंने सड़क तो बना दी, नीचे से पानी वाटर फ्लो किया, वो चूना जो था बचा खुचा वो क्या हुआ, घुल गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ भाई, अब वो नीचे तो खाली हो गया, अब उसके ऊपर जो सड़क बनी हुई थी वो नीचे धंस जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एरिया हमको देखने को मिलते हैं। तो जनरली इन सब चूना प्रदेशों में ऐसे जो लैंड स्ट्रक्चर है देखने को हमको मिलते हैं। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, इसके नाम ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो लटके हुए पोर्शन है दैट इज स्टेलेक्टाइट, ओके, और जो ग्राउंड से उठे हुए हैं दैट इज स्टेलेग्माइट। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये एग्जाम में नाम दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कास्ट रीजन में आपको ये देखने को मिलेंगे। क्लियर है भाई? तो ये क्या थे, किसके एग्जाम्पल थे? ये केमिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चट्टाने और उसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन करके उससे बाहर निकल जा रही हैं। ठीक है, और उसकी वजह से जो वो रॉक्स थी उसका ओरिजिनल कंपोजिशन वीक पड़ जाता है और वो चट्टाने फिर धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। क्लियर है? नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रक्रिया जो है वो है भाई बायोलॉजिकल वेदरिंग या बायो वेदरिंग कह लो इसको। वेदरिंग इसको कहते हैं हम लोग जैविक अपक्षय। जैविक क्यों भाई? जैविक क्यों? बिकॉज जो जैविक कारक हैं इसमें, जैसे पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, मनुष्य, सबसे बड़ा फैक्टर तो इसे ही मान लें हम। ओके, ये सब क्या कर रहे हैं, इनके कारण क्या हो रहा है, चट्टानें वीक हो रही हैं, वेदर्ड हो रही हैं। तो इस प्रोसेस से जब कोई चट्टान वीक होती है, वेदर्ड होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जैविक अपक्षय कहते हैं। क्लियर है? अब ऐसे सिचुएशन में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, देन चलते हैं फिर हम लोग। देखिए यहां पे दोनों इस जैविक अपक्षय में ध्यान रखिएगा, यहां पे फिजिकल भी हो सकता है वेदरिंग, हालांकि है जैविक, बिकॉज कारक, इसमें कारक के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना भाई, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे कारक जो है आपका वेदरिंग का जैविक कारक है। ठीक है, यानी ये जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो लोग जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो या तो फिजिकल, यांत्रिक बल हो सकता है, या फिर रासायनिक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, केमिकल। अभी एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपने देखा होगा जो कभी घर की दीवारों पर या किसी चट्टान पे पेड़ों को उगते हुए, ठीक है, पीपल उपल के पेड़ निकल जाते हैं, कहीं से कोई ऐसा पौधा उग जाता है, ठीक है, दीवार में से ही। अब वो क्या करता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो बड़ा होने में अच्छा वो वहां पे उगा कैसे, वो उगा ऐसे बिकॉज क्या होते हैं, ये जो पशु पक्षी होते हैं, छोटी चिड़िया होती हैं, वो लोग कहीं से कुछ खा के आए तो उनके जो बीज होते हैं वहां पे जब डिस्पोज करती हैं वो, ठीक है, तो उसमें क्या रह जाता है, वहीं पे वो बीज उसके जो है पूरी तरीके से वो डिकम्पोज हुआ नहीं। अब बीज क्या हुआ, उस रॉक्स के ऊपर पड़ा है, धीरे धीरे सॉइल से उसके जो मिनरल्स है उनसे वो कांटेक्ट बनाता है और वहां पे स्प्राउटिंग करना शुरू कर देता है, और वही फिर धीरे धीरे बढ़ के एक पौधा बन जाता है। ठीक है, अब वो मान लो छोटा पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी रूट्स क्या होंगी, बड़ी होती जाएंगी, फैलती जाएंगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जितना जितना उसका रूट फैलती जाएगी उतना वो दीवार पे प्रेशर लगाती, उस चट्टान पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ओके, लगाएगी, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो होगा उस रॉक्स को तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, तो देखा होगा आपने कि ऐसी दीवारें फिर धीरे धीरे टूट जाती है, काफी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा बल काम कर रहा है, यांत्रिक बल काम कर रहा है, लेकिन उसमें फैक्टर कौन था, ये पेड़ पौधे थे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, आपका बायो वेदरिंग, जैविक अपक्षय का एग्जाम्पल कह सकते हैं। क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूं इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कोई प्लांट्स है या कोई जीव जंतु है, मर गया, ठीक है, अब मरने के बाद क्या होता है, उस सॉइल में मिल गया। अब सॉइल में जब मिला है, उसके आसपास की चट्टानें, सॉइल के नीचे जो रॉक्स है उनमें
अब क्या होता है जब इसका डिकम्पोजिशन होता है इस ऑर्गेनिज्म का, डेड ऑर्गेनिज्म का, तो जो सॉइल में मौजूद हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बाकी अदर डिकम्पोजर, वो क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज तो कर रहे हैं, साथ ही साथ एसिडिक एक केमिकल रिएक्शन, मतलब वहां पे केमिकल भी सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये केमिकल क्या कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी उस सॉइल में, अब वाटर और मॉइस्चर, जो सॉइल का मॉइस्चर उसके साथ मिलके नीचे चला जा रहा है रॉक्स तक, ओके, या आसपास की रॉक्स पे मान लो वहां तक उससे कांटेक्ट हो जा रहा है। अब ये वीक एसिड जो होता है, कमजोर अम्ल जो होता है, वो उन चट्टानों से, उनके मिनरल से अभिक्रिया करेगा, और उनके मिनरल से अभिक्रिया करके क्या करता है, उनको धीरे धीरे उनको वीक करता जाता है, कमजोर करता जाता है, एंड देन फाइनली वो उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक रासायनिक, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एसिड, वीक एसिड काम कर रहा है ना भाई। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पे कैसा, और कारक क्या था इसका, वही जीव जंतु पेड़ पौधे के जो अवशेष थे वो थे। तो यहाँ पे ये जैविक अपक्षय है, जिसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन भाग ले रहा है। क्लियर है, ओके। तो ये था एक इसका और एग्जाम्पल, ठीक। अब जैसे आपने सुना होगा जो हमारी रॉक्स होती हैं, या हम बात करें किसी जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ये सब क्या करते हैं, मॉइस्चर से रिएक्ट करके वीक एसिड फॉर्म करते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया हमारा, ओके, नाइट्रिक अम्ल, ओके, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सारी चीजें वीक एसिड जो फॉर्म कर रहे हैं, ये एसिड उन चट्टानों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, मतलब उनके मिनरल्स के साथ रिएक्शन करके उनको वीक करती जाती हैं। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है उसका जो कलर है अब क्या होता जा रहा है, डल पड़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ वहां के एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस की वजह से। तो वो जो अपक्षय है वो कैसा अपक्षय है भाई, वहां पे रासायनिक अपक्षय है, क्योंकि वहां पे सीधे मेन जो फैक्टर है किसका है, उन रसायनों का है, वही रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैविक कारक है, पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, जिनके कारण या तो फिजिकल या रासायनिक अभिक्रियाएं भाग ले रही हैं, और उन चट्टानों का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, ठीक है। तो ये थी, हमने अपक्षय को, वेदरिंग को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था फिजिकल यांत्रिक, दूसरा है आपका केमिकल रासायनिक, तीसरा है आपका जैविक या बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर है, इसके एग्जांपल भी मैंने आपको दिए, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड अच्छा, एक जाते जाते क्वेश्चन कि भाई आपका जो वेदरिंग है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। वेदरिंग जो फिनोमेना है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और कहां कहां ये इसका योगदान है, ठीक है, यानी हमारे एनवायरमेंट में, लैंड सरफेस में, या हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ्स के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या ये इंपॉर्टेंट है वेदरिंग होना, ठीक है। तो हम यहां से जियोग्राफी को इंटरलिंक कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट से भी, ठीक है ना। तो आप उसको आप बता सकते हैं कमेंट में, बस पॉइंट में ही आपको सीधे बता देना है, 1-2 पॉइंट्स जो आपको लगते हो कि हाँ इसका इंपॉर्टेंस है, अपक्षय का इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में और सोशल लाइफ अदर, कहीं पे भी उसको आप लगा सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने वेदरिंग को समझा अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग जो है इसके अदर पोर्शन जो थे, पहला पार्ट था वेदरिंग का, देन फिर आएगा इरोजन, और देन फिर आएगा डिपोजिशन, और इससे बनने वाले लैंडफॉर्म्स, इस टॉपिक में ये रहेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला वीडियो जल्दी आप तक नेक्स्ट डे कल पहुंच जाएगा, आई होप, ओके। तो आप लोग बने रहिए, इनको ध्यान से आप स्टडी करिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।